क्वेश्चन का रिप्लाई दे देता हूँ। ISTQB एक सर्टिफिकेशन है जो, हाँ, जो आपको मतलब एलिजिबल बना देता है, नौकरी पाने के लिए मोर एलिजिबल कर देता है, बस ये है। पर एक्सपीरियंस का उससे नहीं आप तुलना कर सकते। एक्सपीरियंस इज डिफरेंट थिंग और सर्टिफिकेशन इज डिफरेंट थिंग। हाँ, क्यों नहीं, अपने ही पीसी पे दिया जाता है। वो सर उन्होंने इतने नियम कायदे कानून बना रखे हैं, आप चाह के भी नकल नहीं कर पाओगे। वो हैंग कर देंगे और आपको करप्ट कर देंगे, नेक्स्ट डेट में जाओ। आपको लगेगा यार 5,000 रुपये का सवाल है, ये सब नहीं करना है ना। हर किसी को लगेगा भाई पेपर भर दिया गया है, ये सब है। नहीं, 4800 कुछ, हाँ, 2800 नहीं। देख लेना यार, अब मुझे नहीं मालूम कि क्या पता बढ़ गई हो फीस थोड़ी बहुत। एक सीजन नहीं रहती। मुझे मालूम है आप क्या चीज जानना चाह रहे हो, होती है भाई, देखो उसकी भी वैलिडिटी होती है, उसमें लिखा होता है। हाँ, जैसे आयल्स की भी वैलिडिटी होती है ना, आयल्स सुना होगा आपने। मैंने क्या करा दिया था आयल्स का। हाँ, आयल्स मतलब क्या, IAS नहीं कह रहा मैं, आयल्स आयल्स। बहुत सारे लोग उसे आइलेट आइलेट कहते हैं। हाँ, आइलेट नहीं होता, आइल्स होता है। तो उसके अंदर आपको बोलने और इंग्लिश किस तरह से बोली जाए बाहर, मतलब उसी एक्सेंट में या उनके समझे जा सकने वाले एक्सेंट में कैसे लिखी जाए और कैसे सुनी जाए, तीनों तरीके के टेस्ट होते हैं। पर एक पीरियड दे दिया जाता है कि ये बंदा इतनी देर दिनों तक वैलिड है। ठीक है, अगर उस दौरान आप बाहर नौकरी करने चले गए तो अच्छी बात है, वो सर्टिफिकेट इस्तेमाल हो जाएगा, नहीं तो फिर आपको दोबारा देना। ठीक, क्या उसकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है भैया, ये ISTQB है, इसका भी कोई क्वालिफिकेशन ऐसा कुछ नहीं है सच। अरे भाई जब मर्जी कर लो, आयल्स मतलब। तो प्रिंसिपल्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, लेआउट इसका कर देते हैं लैंडस्केप। एक कंट्रोल प्लस, बड़ा बड़ा, और ये बड़ा, देखो टेक्स्ट दिख रहा है, या और बड़ा करूं। सबसे पीछे देखिएगा भाई, बता दो भाई सबसे पीछे वालों, ये लो अब। ठीक है, इतना सही है ना। ठीक है, ठीक है, बता दो, हल्का सा और कर सकता हूं मैं, कर दूं। ठीक है, अब दिख रहा है। वो बंद कर दो यार दरवाजा, उसकी वो रोशनी आ रही है ना। अरे यार बंद कह दो ना, बंद करके जाया करें। चलिएगा, 8 मिनट जितना पढ़ सकते हैं वो पढ़ लेते हैं, ठीक। तो वी आर हैविंग 7 प्रिंसिपल्स। देखिएगा कि ये वाला प्रिंसिपल नहीं है, ये क्या, ये वाला नहीं है, ठीक है। दोनों में पता है ना फर्क क्या होता है, ये वाले का मतलब क्या होता है, ये सिद्धांत है। प्रधान, हाँ, ये वाला आपने करना है। ये प्रधान अध्यापक नहीं है या प्रधानाचार्य नहीं है, ये कौन सा वाला है, सिद्धांत वाला है। 7 प्रिंसिपल्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के 7 सिद्धांत, ठीक। और बात कर लेते हैं यहां से, होम में गए और गिनती वाला कहाँ गया भाई, ये रहा, इसमें नहीं आ रहा, चलो बुलेट लगा देते हैं, ठीक। तो पहला है हमारा, टेस्टिंग शोज प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट्स। दूसरा है हमारा, एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल। तीसरा है अर्ली टेस्टिंग। चौथा आ गया डिफेक्ट क्लस्टरिंग। फिर पेस्टिसाइड पैराडॉक्स। फिर आ गया टेस्टिंग इज कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट। फिर आ गया
एब्सेंस ऑफ एरर पॉलिसी। बस खत्म हो गया भैया। ये 7 आपके सिद्धांत हैं, ठीक, किसके? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए, ठीक। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अचीव ऑप्टिमम टेस्ट रिजल्ट while conducting software testing without deviation from the goal। अब ये जो शब्द बोल दिए इनके अर्थ देख लेते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू अचीव, ये ऑप्टिमम का मतलब क्या होता है भैया, कोई बताएगा? कम आपको एक वो खरीदवाई थी, हाँ जी, अभी निकालिए ऑप्टिमम का अर्थ बताइए जल्दी से तुरंत, क्योंकि जब आप खुद ढूंढ, मैं बता दूंगा तो आपको लगेगा कि अरे यही होता होगा और क्या। जब खुद ढूंढोगे, मैथ करोगे, शायद याद रह जाए, ठीक। अरे भाई हाँ हाँ वो मैं समझ रहा हूँ। अभी कुछ लोग कम कम कह रहे थे तो मैं भैया सोचा, हाँ ये सबसे अच्छा शब्द किसने ढूंढा? इष्टतम, सर्वोत्तम, सबसे अच्छा। और अभी जब आप सोच रहे थे कम तो गलत समझ लोगे ना इसको। मतलब इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू अचीव, अच्छा अचीव का मतलब तो पता है ना, हाँ प्राप्त कर लोगे, ठीक। ऑप्टिमम मतलब बेस्ट, यहां मैं लिख देता हूं बेस्ट, सर्वोत्तम, ठीक, बेस्टम बेस्ट, ठीक। ऑप्टिमम टेस्ट रिजल्ट्स वाइल, दौरान, ठीक है। वाइल कंडक्टिंग का मतलब पता है क्या होता है भाई? हाँ जारी, देखा भाई, तभी तो कहता हूँ डिक्शनरी पढ़ लियो, पढ़ लो पढ़ लो। अच्छा बस के अंदर जो बैठा होता है कंडक्टर, उसी से शब्द बनाए कंडक्टिंग। वो क्या कर रहा होता है? नहीं, केवल उसका यही काम नहीं होता, असली काम तो उसका संचालन होता है, निर्देश देना होता है। नहीं, हाँ वो चालक है तो वो फिर तभी वो कंडक्टर है। अच्छा छोड़ो छोड़ो, वो कंडक्टर का एक और एग्जांपल, फैन में देखा होगा आपने, एक कंडक्टर लगा होता है, उसे हटा दोगे तो उसको कौन बताएगा क्या क्या होना है? समझ रहे हो? तो इसी शब्द का उसी से ये शब्द इजाद हुआ है, मतलब ड्राइव करना, बताना, चलाना। जब आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कर रहे हो, शब्द समझ में आ रहा है? किसी मैं नहीं बताऊंगा, डिक्शनरी खोल खोल के बैठो अपनी, ठीक है, ठीक। कंडक्टिंग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग विदाउट डेविएटिंग। डेविएटिंग का मतलब क्या होता है भैया? हाँ वो डेविएशन होता है। हाँ विचलित किसने बताया? हाँ गुड, वो समर्पण नहीं होता, वो डेविएशन, वो क्या होता है? डेडिकेशन होता है, डेडिकेशन और डेविएशन अलग है। डेडिकेशन और डेविएशन दोनों में डैडी और डेवी का फर्क है, समझ में आ रहा है? तो सारे शब्दों को घोलो मत आपस में। डेडिकेशन को यहाँ रख दोगे तो भाई बहुत गड़बड़ हो जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ा होगा आपने गणित में, है ना? अंकों के साथ क्या करना, उनके मानकों को अलग अलग करके चेक करना, मतलब विचलित करना। चलो इंग्लिश इंग्लिश की बात हो रही है यहाँ पर। डेविएशन मतलब भटकना, बिना भटके, इधर उधर भटके बिना, ठीक है। फ्रॉम द गोल, जो कि गोल है आपका, टारगेट जो गोल है आपका, उससे भटके बिना, विदाउट डेविएशन फ्रॉम द गोल, ठीक। तो क्या कह रहा है? इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू अचीव ऑप्टिमम, मतलब सब सर्वोत्तम टेस्ट रिजल्ट पा लो। कब? वाइल कंडक्टिंग, करते वक्त, क्या करते वक्त? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग विदाउट डेविएटिंग द गोल, विदाउट डेविएटिंग फ्रॉम द गोल, ठीक। तो ये बात समझ में आ रही है भाई? देखो मैं भी वैसे ही पढ़ा रहा हूँ डिक्शनरी आपके हाथ में, आप भी पढ़ सकते हो, लेकिन उससे यह है कि आप पढ़ोगे थोड़े से शब्द याद हो जाएंगे। अब ये डेविएशन का मतलब आपने बिना पढ़े खुद ही सोच लिया, और उस टाइम पढ़ते दौरान भी आप यही सोचते होंगे, और ऐसे इंटरव्यूअर को बता दोगे, वो कहेगा ये तो नई कहानी लेके आया है। ठीक है, हाँ भाई देखो डेविएशन, ये शब्द पता है क्यों इस्तेमाल किए जा रहे हैं?
ये थोड़े थोड़े से भाई, इजी नहीं, थोड़े थोड़े से वैसे शब्द हैं जो जनरली आप इंडस्ट्री में यूज करते हुए पाएंगे। वो कहेगा कि भाई यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू कंप्लीट दिस विदाउट डेविएशन। अब आप सोचोगे यार विदाउट डेडिकेशन मैं कैसे कर लूँ इसको पता तो हो जाए थोड़ा सा, ठीक। बट हाउ यू, और यार टाइम क्या हो गया, चलो 1 मिनट। हाउ यू डिटरमाइन दैट यू आर, डिटरमाइन का मतलब कैसे तय करोगे, है ना, या निर्धारित करोगे। हाउ यू डिटरमाइन दैट यू आर फॉलोइंग द राइट स्ट्रेटेजी। ये स्ट्रेटेजी का मतलब पता है? हाँ, तरीका, नीति, ठीक। मेरी मीटिंग स्टार्ट हो गई, लेगा। ये हम फर्स्ट प्रिंसिपल ही कर रहे थे ना। अच्छा, अभी हम कर ही रहे हैं, कहाँ रहे हैं, अभी तो सिर्फ बता रहे हैं कि क्या हो रहा है, अभी तो प्रिंसिपल, हाँ अभी तो इम्पोर्टेंस पता चल रही थी, ठीक। अभी कोई प्रिंसिपल नहीं था। राइट स्ट्रैटेजी, ठीक, फॉर टेस्टिंग। मतलब हम इस चीज़ का कैसे तय करें कि हम जो है राइट स्ट्रैटेजी लगा रहे हैं टेस्टिंग के लिए, ठीक। फॉर दैट, कोई बताएगा? फॉर दैट you need to stick to some basic testing principles, okay? Here are the common 7 principles that are widely practiced in the software industry. अच्छा, बोरिंग तो नहीं लग रहा भाई जो टाइप कर रहा हूँ खाली? असल में थोड़ा इसमें पिक्चर विक्चर फोटो बनाने का कुछ ऐसा दिख नहीं रहा मुझे ठीक है, चलिएगा। To understand this, you can consider an example of like, suppose if I am asking you that you have to test a pencil, आपको पेंसिल को टेस्ट करना है। मान लो मेरी कंपनी पेंसिल बनाने जा रही है एंड देन यू हैव टू टेस्ट अ पेंसिल। तो पेंसिल को कैसे टेस्ट करोगे भैया? रिक्वायरमेंट भी आपको ही लिखनी थी। बोलो बोलो। शार्प नॉट शॉप। हाँ, अगर शार्प कर रहे हैं तो पेंसिल की बुलेट टूट तो नहीं रही, और ये टेस्ट केसेस लिख रहे हो आप, राइट कर रहे हो, तो राइट करने के बाद पेंसिल की जो राइटिंग है वो इरेजर से, नॉर्मल जो मार्केट में मिलने वाले नॉर्मली जनरल इरेजर है उनसे ही इरेज हो जा रहा है, या पता चल रहा है कोई खास इरेजर लेके आना पड़ता है? हाँ, पेंसिल की जो कलर है वो डार्क है या लाइट है, मतलब रीडेबिलिटी रहनी चाहिए। और पेंसिल की ग्रिप चेक करोगे, और इरेजर है या नहीं है। और वैसे वो पेंसिल का पार्ट नहीं है, वो तो एक समझ लीजिएगा गिफ्ट है जो अट्रैक्ट करने के लिए कि हाँ चलो यार इसके साथ तो गिफ्ट मिल रहा है, यही वाली खरीदेंगे। और और ग्रिप वाला बताया अभी किसी ने यहाँ से। और यानी कि बहुत सारे हैं, अनगिनत हैं। अब ये पता कैसे चलेंगे भैया? ये आपको प्रैक्टिस करते करते ही पता चलेंगे, यानी कि एक्सपीरियंस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और परफेक्ट एक्सपीरियंस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना? यस।
बस पेंसिल वाला एग्जांपल नहीं लिख रहा मैं, टू अंडरस्टैंड पेंसिल वगैरह ये सब नहीं लिख रहा, मैं समझा दिया, वो रिकॉर्ड भी हो गया, ठीक है। तो इसके अलावा और भी हो सकते थे, जैसे कल एक फोल्डर से फोल्डर बी फोल्डर तक कॉपी करने का मैंने आपसे कल कहा था, याद आ रहा है? तो मतलब ऐसी चीजें एंडलेस हैं, ठीक, ऐसी चीजें एंडलेस है। मान लो आपने अपनी तरफ से 15 टेस्ट केसेस लिख दिए और 5 अलग अलग सिनेरियो पे, ठीक, तो 5 की पावर 15 करके आप उसे इस तरह से चेक कर सकते हो कि कैसे कैसे क्या क्या निकल के आएगा, ठीक, मतलब एक फार्मूले में अगर हम रखना चाहें तो। यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो इस तरह से आप टेस्ट केसेस लिखोगे तब भी आपको पता नहीं है कि आपने कुछ चीज़ें छोड़ दी होंगी। मान लो आपने सब चीज़ चेक कर ली, एक मैंने ही बता दिया आपको, मान लो आपने काम करते करते पेंसिल अपनी जेब में रख ली और उस दिन आप बाहर निकल गए। पेंसिल आप सबको मालूम है लकड़ी के 2 पार्ट को बीच में ग्रेफाइट रख के ऐसे चिपका दिया जाता है, फिर पेंट कर दिया जाता है ना। बारिश की कुछ बूंदें पड़ी, अचानक से बारिश आ गई और वो दोनों पार्ट ऐसे खुल गए, तब पेंसिल अच्छी थी क्या वो? ये तो टेस्ट ही नहीं करा हमने। क्या? या तो वो निर्देश देने चाहिए थे कि आपने बताया कि उसके इंस्ट्रक्शंस बनाने थे, बताया नहीं बताया। लेकिन सर उस पे इंस्ट्रक्शन बुलाते नहीं। माय डियर, ये तो आप टेस्टर हो, आप बताओगे, हम खरीदार नहीं हैं। हम टेस्ट करके कहेंगे कि ये बेस्ट पेंसिल आप मार्केट में उतार दो, हमने टेस्ट कर लिया। आप तो यूजर की तरह सोच रहे हो जब हम खरीदने आएंगे हम ये सारी चीजें देख लेंगे, वो मत सोचो। आप सोचो आपको लॉन्च करनी है पेंसिल, ठीक है, चलिएगा। अगर आप सारे प्रोज एंड कॉन्स चेक करने लगे, जैसे मैंने लिखा है, इफ यू वर टू टेस्ट एंटायर पॉसिबल प्रोज एंड कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन टू प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन टाइम कॉस्ट वुड बी राइज। आपके प्रोजेक्ट का टाइम भी, प्रोजेक्ट का कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, ठीक। वी नीड सर्टेन प्रिंसिपल एंड स्ट्रेटेजीज टू ऑप्टिमाइज दिस टेस्टिंग एफर्ट्स। हमें वी नीड टू सर्टेन, कुछ सुनिश्चित प्रिंसिपल, एंड ये ऑप्टिमाइज क्या होता है? ऑप्टिमल अभी पढ़ा है, उससे मत समझ जाना इसको, हाँ थोड़ा सा अलग है, मतलब कम कर देना, समरी बनती है ना बड़े से कम कर देना, ठीक। टू ऑप्टिमाइज द टेस्टिंग एफर्ट्स, टेस्टिंग में जो एफर्ट्स लगने वाले थे उसको कम करने के लिए हमें कुछ बेसिक या कुछ सर्टेन प्रिंसिपल्स की और कुछ स्ट्रेटजीज की आवश्यकता है। नंबर 1, वापस क्यों आ रहा भाई? एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल। ये एग्जॉस्टिव का मीनिंग क्या होता है जी विशाल? नहीं, एग्जॉस्टिव का मतलब बताओ। 100% नहीं। हाँ जी, आप बताएंगे पीछे। देवेश, देवेश है ना आपका नाम? देवेश, यार देवेश ही नाम है ना आपका? हाँ हाँ, आप बताएंगे एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होता है देवेश? कोई बात नहीं, गलत ही निकलेगा, मेरे हाथ में कोई पिस्टल विस्टल नहीं है भैया। वेरी गुड, कंप्लीट, होल, संपूर्ण। डिक्शनरी का इस्तेमाल कर लो, हाथ में है ना आपके, मैं कोई मना थोड़ी कर रहा हूं। कंप्लीट, संपूर्ण, होल, तभी वो आप 100% जो कह रहे थे ना वो यहीं से निकल के आया है। एग्जॉस्टिव का मतलब यही होता है, संपूर्ण।
तो फिर एग्जॉस्टिव पूछेगा अगर वो आपसे, व्हाट डू यू मीन बाय एग्जॉस्टिव, देन तो वो कहेगा व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ एग्जॉस्टिव, देन तो वही है ना। इसीलिए अच्छा, मैंने कोई अपराध किया आपको एग्जॉस्टिव का मीनिंग बताने का? आपका ही ज्ञान बढ़ रहा है भैया। हंड्रेड परसेंट टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, बट अगर एग्जॉस्टिव टेस्टिंग भी बोल दिया तो क्या फर्क पड़ रहा है भाई, आपको पता तो होना चाहिए। ठीक है, तो एग्जॉस्टिव शब्द से ही क्या बन के आया है ये, बोलिएगा। चलिए इसके बारे में लिख देते हैं। यस, किसी ने फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ी हैं अंग्रेजी में? इस चिन्ह का मतलब बताओगे? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, मैंने एक्सक्लेमेटरी कुछ कह दिया, यानी कि लीग से हट के कुछ कह दिया, अतिशयोक्ति कह दी, बढ़ चढ़ के कुछ कह दिया, तब ये वाला निशान लगाया जाता है। ठीक है, कितने तरीके की फिगर्स ऑफ स्पीच होती हैं? हाँ ये तो याद है। चलो, एग्जॉस्टिव टेस्टिंग, अब मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाने बैठ रहा 12वीं क्लास में। एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल, ठीक। इंस्टेड वी नीड ऑप्टिमल, मतलब क्या? बेहतर, बेस्ट, अभी ऊपर लिखवाया ना, बेस्ट एंड बेस्ट शब्द बोला था मैंने, ठीक। हाँ, तो ये क्या हो गया कि कोई पूछ रहा है, एक मिनट बस। Instead we need to optimal amount of okay, we need to optimal amount testing based on the risk assessment of the application, whatever the risk assessment of the application of your application, ये आपको ध्यान में रखते हुए, ठीक है। बट क्वेश्चन आता है कैसे, कैसे उस चीज़ को कैसे किया जाए, कि हाउ टू डिटरमाइन, बट अ बिग क्वेश्चन is how do you determine the risk, ये आपको कैसे पता चले कि कैसे आप रिस्क को डिटरमाइन करेंगे। टू आंसर दिस क्वेश्चन क्या करोगे, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है आपके पास, मान लिया जाए कि मैं आपसे पूछूं कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे फेल हो जाए, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे फेल हो जाएगा, या ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे ब्रेक हो जाएगा, या ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे हैंग हो जाएगा, तो आपके पास क्या सवाल, इसके क्या जवाब आ रहे हैं इस सवाल के? कुछ नहीं आ रहा आपके पास जवाब। बग, आप क्या कह रहे हो माय डियर? ढेर सारे एप्लीकेशन, कुछ नहीं, ढेर सारे एप्लीकेशन, किसने कहा ये? वेरी गुड, और इंस्टॉलेशन नहीं होगा तो फिर तो प्रॉपर ना 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 ना, तो इंस्टॉल होने के बाद की बात हो रही है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम। ज़्यादातर लोगों के दिमाग में मल्टीपल, मल्टीटास्किंग, बहुत सारे ये वाली चीज़ आ रही है ज़्यादातर लोगों में। तो यहीं से हाँ, क्या ये कहाँ से लेके आया, क्या चाहते हो, मैं समझ नहीं आ रहा। मेमोरी कम किस चीज के रिगार्डिंग? भाई मान, मेमोरी कम किस चीज के लिए? नोटपैड ओपन करा, मेमोरी कम पड़ जाएगी क्या? नहीं पड़ेगी। बहुत सारे एप्लीकेशन, आप जिस जगह जाना चाहते हैं उसको प्रॉपर नहीं आप बोल पाए कि हमने पेज तो बहुत सारे खोल दिए, उनको हैंडल करने के लिए मेमोरी कम रह गई।
आपने भी वही बोल दिया, बहुत सारे। मल्टीटास्किंग, ज्यादातर लोग इसी तरफ इशारा कर रहे हैं, और हमारा टेस्टिंग का प्रिंसिपल भी अगले वाला यही कहता है क्या। हम्म 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 अगर विंडो 10 हम डालते हैं अपने सिस्टम में तो थोड़ा स्लो वर्क करता है एज कंपेयर टू विंडो 7 ना। हाँ फिर वो चीज हाँ, स्लो वर्क कर रहा है, मान ले स्लो वर्क कर रहा है, कर तो रहा है ना। मेरा क्वेश्चन था कि कैसे ब्रेक हो जाए, कैसे फेल हो जाए, कैसे वो करप्ट हो जाए, कैसे हैंग हो जाए। मेरा तो क्वेश्चन यही था। जब आप कह रहे हैं कि रैम कम है और एप्लीकेशंस ज़्यादा खोल दी, तो यहाँ उसके चांस हैंग होने के ज़्यादा हैं। ज़्यादातर लोग इसी तरफ सोच रहे हैं। तो एक नियम है उसके अंदर, 80 और 20 का नियम। किसी ने बोला पीछे से, तो हम सारे के सारे इधर ही काम करने लग जाते हैं, और जगह जो काम करना था वो छूटने की संभावना रहती है। ठीक है, इसीलिए कहा गया क्या, 100% टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल। और इस रिस्क का डिटर्मिनेशन कैसे करोगे आप, ये तो भैया आपके एक्सपीरियंस से पता चलेगा, क्योंकि आपने तो हमेशा इधर की तरफ ही सोच लिया, और कुछ भी तो सोच सकते थे कि किसी वायरस से कोई फाइल ही करप्ट हो गई हो। यहाँ तो सोचा ही नहीं हमने, है ना। चलिएगा, हाँ क्या चीज, जेन्युइन ना हो तो फिर ऑब्वियसली करप्टेड ही ले रहे हैं हम, ऐसा मानो। हमारा सवाल है कि आपके पास, माय डियर, मैं जो आपसे सवाल कर रहा हूँ, फिर एक और फाइल आ गई, पेन ड्राइव लगते ही फोल्डर बन गया और उसकी प्रोसेसिंग शुरू हो गई। ऑपरेटिंग सिस्टम ही मतलब करप्ट हो जाता है। लगाने से तो तब होगा जब उसके अंदर वायरस होगा। वही यहाँ से किसी ने बोल दिया ऐसा। खाली पेन ड्राइव का अपराध नहीं है इसमें, पेन ड्राइव में सिलिकॉन और क्या कहते हैं प्लास्टिक और कुछ मटेरियल, इन सब का क्या अपराध विचार होगा। इनका कोई अपराध नहीं, अपराध तो उसका है जो उसके अंदर कोड लिख दिया गया, समझ गए, मैलिशियस कोड। ठीक, चलेगा। तो ज़्यादातर लोगों ने यही चीज़ बोली कि भैया हाँ यहाँ पर इस तरह का, तो हमारा एक्सपीरियंस से, तो सो इफ यू आर टेस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यू विड रियलाइज दैट डिफेक्ट्स आर लाइकली फाउंड इन मल्टीटास्किंग एक्टिविटीज। मल्टीटास्किंग अगर आप कर रहे हो तो यहाँ पर आ जाएगा आपका डिफेक्ट, ऐसा आप सब सोच के चल रहे हो। एंड नीड टू बी टेस्टेड थोरोली विच ब्रिंग अस टू अवर नेक्स्ट फेज। वो यहाँ से सीधे हमें दूसरे फेज में ले जाता है। तो इसीलिए उसने कहा है कि 100% टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल। और इसको आप कैसे कर पाओगे, एक्सपीरियंस से आपको आएगा, करते करते। एक कहावत है ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने लिख के दी थी, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, है ना, रसरी आवत जात थे सिल पर परत निशान। चलेगा। So, if you were ये OS ऑपरेटिंग सिस्टम, you would मल्टीटास्किंग एक्टिविटीज। अच्छा, मल्टीटास्किंग क्या चीज होती है। मल्टीटास्किंग दो तरीके की होती है। मल्टीटास्किंग दो तरीके की होती है। एक तो जैसे कि हमने अपने सिस्टम में नोटपैड पे कुछ टाइप भी कर रहे हैं, गाने भी सुन रहे हैं, और स्क्रीन को आधा आधा करके मूवी भी देख रहे हैं, या कुछ मेल में भी रिप्लाई कर दे रहे हैं, 3-4 काम एक साथ कर दिए। ये क्या हो गया, दो भी कर दिए, तो ये क्या हो गया, मल्टीटास्किंग। एक डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस को आप यूज कर रहे हो। और दूसरा मल्टीटास्किंग होता है जो आप प्रोग्रामर लोग यूज करते हो, जिसको कहते हैं हम क्या, मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग तो दो तरीके की होती है, एक तो प्रोसेस बेस्ड और एक थ्रेड बेस्ड।
प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग दो तरीके की होती है, प्रोसेस बेस्ड और थ्रेड बेस्ड। थ्रेड बेस्ड मतलब आपने एक बड़े प्रोग्राम को चंक्स में बांट दिया और टुकड़े टुकड़े में उसको एग्जीक्यूशन करा रहे हो, इससे आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाता है, क्योंकि आपने पूरे बल्क को एक साथ नहीं रन कराया, उसे चंक्स में करके, और जिसको भी प्रोसेसर पहले मिल जाए भैया एग्जीक्यूट हो जाना, और फिर आपका काम भी निकल गया, पता नहीं चला। इसे मल्टी थ्रेडिंग कहते हैं। ठीक, चलिए मल्टीटास्किंग दो तरीके के होते हैं, मैंने बता दिया। अगर मान लो आएगा इन फ्यूचर तो भैया आप बता भी सकते हैं। ठीक है, दिस एक्टिविटी एंड नीड टू बी टेस्टेड which brings us to our next principle। क्या है वो? डिफेक्ट क्लस्टरिंग। तो आ गया आपका क्या? डिफेक्ट क्लस्टरिंग। दूसरा वाला क्या था? इसमें हेडिंग करके हमने करा था, कुछ नहीं किया था, चलिएगा। टू था हमारा डिफेक्ट क्लस्टरिंग। बोल्ड हो गया क्या? ठीक है, डिफेक्ट क्लस्टरिंग। डिफेक्ट एक छोटा सा मॉड्यूल सी, छोटे से मॉड्यूल में ही आपकी बहुत सारी डिफेक्ट्स आ गई हैं। सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ, कोई एक व्यक्ति थे जिनका नाम था परेटो राफेल। 18वीं सदी में उनका जन्म हुआ था। तो उन्होंने तभी ये सिद्धांत बना दिया था कि भैया कि 80% प्रॉब्लम तो हमें 20% एरिया में ही मिल जाती है। तो वो आपसे एक ऐसा नाम भी पूछ सकता है, कैन यू टेल मी व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ परेटो? अब आपको समझ में नहीं आएगा, इसने डिफेक्ट क्लस्टरिंग पूछ लिया, वही 80-20 पूछ रहा है। ठीक, चलिए डिफेक्ट डिटेक्टेड। दिस इज द नाम को थोड़ा बोल्ड कर देता हूं जिससे याद आ जाए, परेटो। ठीक, परेटो का प्रिंसिपल, परेटो का सिद्धांत ये कहता है, दिस इज द परेटो प्रिंसिपल टू सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। और है क्या वो प्रिंसिपल? वो भी लिख देते हैं। प्रिंसिपल है उसका अप्रोक्सीमेटली 80% of the found in 20% of the मॉड्यूल्स। 20% मॉड्यूल्स में आपके 80% प्रॉब्लम मिल जाते हैं। परेटो का नियम ये कहता है। हेलो, क्या हो गया? चलिएगा, डिफेक्ट क्लस्टरिंग भी आपका परेटो का नियम भी हो गया। ठीक, 80% बग्स आर देयर इन दिस। बाय experience you can identify such risky modules, but this approach has its own problem। इसकी भी कुछ प्रॉब्लम है, इस अप्रोच की भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। हर एक की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम निकल के आएंगी, तभी तो नेक्स्ट वाला आएगा। ठीक है, if the same test are repeated over and over again, eventually the same test cases will no longer find new क्या bugs,
यही कहता है अगला नियम, तीसरा नंबर। पेस्टिसाइड पैराडॉक्स, इसको नेक्स्ट कर दूं, जब अगले इस पे आ गया तो ठीक है। पेस्टिसाइड पैराडॉक्स, repetitive use of the same पेस्टिसाइड मिक्स, किसी पेस्टिसाइड मिक्सर को, मान लो बोरिक एसिड को मैंने टामरन पाउडर के साथ मिक्स करके पौधों पे डालना शुरू कर दिया, और मैं सोच रहा हूँ कि भैया कीड़े मर जाएंगे, कीड़े मर जाएंगे, शुरू शुरू में मर जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा अब कीड़ों ने उसको झेलना स्वीकार कर लिया कि हाँ हमें पता है रोज डेली सुबह यही डालना, ठीक, तो क्या अब आप कीड़ों को मार पाओगे उस दवा से? उन्होंने अपने आप को रेजिस्टेंस कर लिया, यानी कि ये प्रतिरोधिक कर लिया, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा ली अपनी। हाँ, जैसे कि आपको कोविड के टाइम पे जो इंजेक्शंस दिए गए थे वायरस से लड़ने के लिए, तो कहा गया था कि अब कोई नया वायरस आएगा तो आपको बहुत अच्छे से हिला के रख देगा। क्यों? क्योंकि हमने रेजिस्टेंस यानी कि उससे बड़ा वायरस हमारी बॉडी में डाल दिया, हमारी बॉडी में उससे बड़ा वायरस डाल दिया लड़ने के लिए, यानी कि बॉडी के अंदर पहले ही बड़े वायरस जा चुके। अब कोई दूसरा आएगा तो आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो उसको झेल नहीं पाएगी, ऐसा बताया गया था, ठीक। लेकिन जब हमारे बॉडी में कोविड के टाइम पे कोविड के जैसा या उससे बड़ा वायरस डाल दिया गया था, फिर कोविड हमारे शरीर में आए तो क्या प्रभाव डालेगा? वही पेस्टिसाइड पैराडॉक्स हमारे ऊपर नियम काम कर रहा है। आजा भाई, अब तो कहाँ से आएगा भाई, हमारे अंदर पहले ही तुझसे बड़ा वायरस रखा है। वो एंटीडोट जो लगाया गया था मालूम है क्या था? उससे बड़ा वायरस आपके अंदर डाला गया, ठीक है। हाँ, शरीर कहेगा जब वो आएगा भी तो आजा भाई, तुझसे बड़े को झेल रहे हैं, तेरे को क्या है, तेरे को भी झेल लेंगे। तो पेस्टिसाइड पैराडॉक्स क्या कह रहा है? रिपीटेटिव जो आप सेम प्रैक्टिस कर रहे हो टेस्ट करने की सॉफ्टवेयर के अंदर, भैया वो नई बग्स निकाल के नहीं लाने वाला। तो वही चीज हम यहाँ पर एग्जांपल के साथ थ्रू बताने चाह रहे थे। रिपीटेटिव यूज ऑफ सेम पेस्टिसाइड मिक्सचर टू इरेडिकेट करने के लिए, परेशान करने के लिए, किनको? अरे यार क्या तुम्हें यार, चलिए पेस्टिसाइड पैराडॉक्स समझ में आ गया आपके? कोशिश तो यही करी थी कि भैया वो जो एग्जाम्पल सभी समझाने की कोशिश करते हैं उस एग्जाम्पल को और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है, ठीक। ड्यूरिंग फार्मिंग विल ओवर द टाइम lead to the insects developing, क्या डेवलप कर लेंगे वो अपने अंदर? रेजिस्टेंस, वो प्रतिरोधकता अपने अंदर डेवलप कर लेंगे टू द पेस्टिसाइड, thereby ineffective of ऑन इंसेक्ट्स। वो पेस्टिसाइड अब इंसेक्ट्स पर कैसी रह गई? अप्रभावी, इनफेक्टिव रह गई, अब उस पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है? हाँ स्टार्ट रिकॉर्डिंग। इनफेक्टिव रह गई, अब वो अप्रभावी रह गई, ठीक। यहां तक किसी को कोई इशू? द सेम सेम आपका अप्लाई होता है किस पर? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पर। इफ सेम सेट ऑफ रिपीटेटिव टेस्ट्स आर, फिर वही शब्द आ गया कंडक्टेड, कंडक्टर नहीं, कंडक्टेड, द मेथड विल बी यूजलेस फॉर न्यू डिफेक्ट्स। नए डिफेक्ट्स फिर आपको मिल नहीं पाएंगे, इसके लिए आपको अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी होगी, ठीक।
नीड टू बी रेगुलरली, उसको रिव्यू करते रहो अपने टेस्ट केसेस को, और क्या करते रहो, रिवाइज करते रहो, और कुछ अगर लग रहा है नया जोड़ने के लिए, एडिंग न्यू एंड डिफरेंट। मोर डिफेक्ट्स, डिफरेंट मोर डिफेक्ट्स को, मोर डिफेक्ट्स को फाइंड करने के लिए हमें उन्हें रेगुलरली रिव्यू करते रहना चाहिए, रेगुलरली रिवाइज करते रहना चाहिए, और अगर कुछ नया जोड़ सकते हो तो उसके अंदर नए टेस्ट केसेस भी जोड़ते रहिएगा उसके अंदर, ताकि आपको नए डिफेक्ट्स मिलने में आसानी हो जाए। ठीक, तो यही कहता है आपका क्या, पेस्टिसाइड पैराडॉक्स। पेस्टिसाइड पैराडॉक्स के बारे में मोटिव उसका यही है कि आपको क्या करना चाहिए। पहले तो मोटिव ये था कि ये होता क्या है, एक पेस्टिसाइड मिक्सचर के एग्जांपल से आपको समझा दिया गया, लेकिन अब इसको कैसे किया जाए खत्म, तो स्ट्रैटेजी चेंज करनी होगी, कुछ रिव्यू करता रहना पड़ेगा समय समय पर, कुछ ना कुछ नया एडिशन करता रहना पड़ेगा। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई इशू? टेस्टर कैन नॉट एग्जिस्टिंग टेक्निक्स पर वो डिपेंड नहीं रह सकता। ही मस्ट लुक, कहाँ पर लुक करेगा वो, ये तो मैंने इधर कर दिए थे ना, अदानी क्या हो गया, होना तो चाहिए इधर, पर वो नहीं था। चलो कोई बात नहीं। ही मस्ट लुक, क्या करना चाहिए उसको, नए नए उसके अंदर इम्प्रूवमेंट डालने चाहिए कंटिन्यूअसली, है ना। ही मस्ट लुक आउट कंटिन्यूअली, उसको क्या करना चाहिए, इम्प्रूव द, ठीक, ये इसको इम्प्रूव करते रहना चाहिए। एग्जिस्टिंग टेस्टिंग टेक्निक्स या मेथड्स टू मेक टेस्टिंग मोर इफेक्टिव। ठीक है, टेस्टिंग को ज़्यादा इफेक्टिव करने के लिए उसको समय समय पर ये सारी चीज़ें इम्प्रूव करते रहना चाहिए। बट इवन आफ्टर ऑल दिस, एक यहाँ पे प्रो कहावत कह दो, मुहावरा कह लो, ठीक है, वो लिख रहा हूँ, ऑल दिस ऑल स्वेट एंड हार्ड वर्क, मतलब क्या होता है मालूम है इसका, स्वेट एंड हार्ड वर्क का? हाँ हाँ सही बोला, किसने बोला, सही बोला था, मुझे आवाज आ गई, मत बोलो भाई। वही खून पसीना इतना एक कर दिया हमने, उसका मतलब वही होता है। ठीक है, दिस ऑल स्वेट एंड हार्ड वर्क, तो क्या हुआ इन द टेस्टिंग, you can never claim your product is bug free। ज़रूरी नहीं है कि आप ये सब करने के बाद ये कह दो कि आपका प्रोडक्ट अब बग फ्री हो गया है, भैया 100% तो नहीं हो सकता। क्लियर है, किसी को कोई इशू? लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ, पेंसिल का भी दे दिया था, और क्या शुरू शुरू में कुछ कुछ तो टेस्ट केस लिखवाए होंगे ना आपको। लॉगिन पेज, लॉगिन पेज है, लॉगिन पेज की टेस्टिंग करके देख लो,
आप जितना आप लिख रहे हो देख रहे हो कि भैया यूज़र नेम डाला, पासवर्ड डाला, लॉगिन पे क्लिक कर दिया, हो तो रहा है यार, फिर से यूज़र नेम डाला, पासवर्ड डाला, लॉगिन पे क्लिक कर दिया, हो तो रहा है भैया। ये क्या कर रहे हो आप? एक ही जैसा सब कुछ, वो बार 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 यही अप्लाई करके देख रहे हो। कुछ तो डिफरेंट करो उसके अंदर, कुछ तो एक बार यूज़र नेम ब्लैंक करके सिर्फ पासवर्ड डाल के तो देखो, या एक बार यूज़र नेम डाल के पासवर्ड ना डाल के तो देखो, या एक बार दोनों को ना डाल के तो देखो, या एक बार एक को गलत एक को सही करके तो देखो। कितने सारे प्रोज एंड कॉम्बिनेशन खुल के आएंगे, नहीं आएंगे? आप सिर्फ वही डाल के देख रहे थे, खटाखट खटाखट वो पास हो जा रहा है, आप भी उसे कह जा रहे हो बढ़िया एकदम पास हो गया। तो नई डिफेक्ट लाएगा क्या वो आपके सामने? कभी नहीं लाएगा। ठीक, यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बस वो लॉगिन पेज का टेस्टिंग आपको तो अपने आप समझ जाना क्या कहना चाह रहा था मैं। ठीक है, वैसे भी वीडियो में रिकॉर्ड तो हो ही गया हुआ। ठीक, नेक्स्ट आ गया आपका बोल्ड होना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, हम बोल्ड कर देंगे। यस, टेस्टिंग शो करता है आपका प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट। ठीक, टेस्टिंग हमेशा बात करती है कि भैया हम टेस्टिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ इसके अंदर डिफेक्ट्स है। वो कभी भी इस तरह की बात नहीं करता कि इसके अंदर डिफेक्ट है ही नहीं। डिफेक्ट की अ, अनुपस्थिति की बात नहीं करता वो, कि उसके अंदर डिफेक्ट नहीं है ऐसी की बात नहीं करता। वो हमेशा बात करता है कि इसके अंदर डिफेक्ट कुछ ना कुछ तो होगी ही। अगर आप एज ए टेस्टर ये वाली मेंटेलिटी लेके टेस्ट कर रहे होंगे, यार डेवलपर बैठे हैं इतने बड़े बड़े, यार उन्होंने बनाया है, इसमें तो हो ही नहीं सकती डिफेक्ट, तो आपको डिफेक्ट नहीं मिल पाएगी। आपको ये देखना है कि वो भी एक साधारण आदमी है और मैं भी एक साधारण आदमी हूँ, और आदमियों से गलतियां होती हैं, उससे भी हुई होगी, कहीं ना कहीं तो हुई होगी। तो अगर आप ऐसे वाले एटीट्यूड से टेस्ट करोगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ बग निकाल लाओगे। ठीक है, हमारे यहाँ से इसी क्लास में बैठता था जहाँ ये शैलेश बैठे हैं, इसी जगह बैठता था सतीश। वो गया जब अपनी कंपनी में, अभी तो हुआ है इसका लास्ट मंथ ही तो हुआ है, वो गया जब अपनी कंपनी में, जाते ही उस प्रोडक्ट के अंदर उसने 23 बग पहले दिन ही निकाल के रख दी। वो सारे उसने साम दाम दंड भेद अप्लाई कर दिए जो हमने यहाँ सिखाया है। तो वो तो लाइमलाइट में आ गया अपनी कंपनी में कि हम तो इतने दिन से इसको बढ़िया मान रहे थे। एक ही मॉड्यूल में बता रहा था मुझे, कह रहा सर पता नहीं कैसी एप्लीकेशन में रखी है, जहाँ भी खोल के देखूँ वहीं बग दिख रही है, जहाँ भी खोल के देखूँ वहीं बग दिख रही है। मैंने कहा भाई ये आप सीख गए। अच्छा, दूसरे वाले जो कह रहे हैं इससे, जिसके साथ में सीनियर हैं, यार तुम एक काम करो, मैं तुम्हें ये सिखा दूंगा, तुम मुझे ये वाली चीज़ें सिखा दो। चलिएगा, एब्सेंस ऑफ डिफेक्ट। ठीक है, हम एब्सेंस ऑफ डिफेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई इशू? मतलब क्या है? दैट इज सॉफ्टवेयर reduces the undiscovered defects। अच्छा, एक और शब्द सुनने को मिलेगा आपको, पीओसी, जिसको कहते हैं हम करेक्टनेस या कंसेप्ट। लेकिन ये प्रूफ ऑफ कंसेप्ट या प्रूफ ऑफ करेक्टनेस नहीं है। भले ही आप अब कोई भी टेस्टिंग करने के बाद कोई भी बग नहीं पा रहे हो, तो ये पीओसी नहीं है भैया। पीओसी के तीन वो हैं भाई, फुल फॉर्म सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में। पीओसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और पीओसी प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, और पीओसी प्रूफ ऑफ करेक्टनेस। जो हम जो बात करेंगे सॉफ्टवेयर टेस्टर, यही वाला हम बात कर रहे हैं, प्रूफ ऑफ करेक्टनेस की। जब कभी कोई एचआर वगैरह बात कर रहे होंगे, कभी कोई मैनेजमेंट टीम बात कर रही होगी, वो
पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात कर रहा होगा कि आपको उनसे बात कर लेनी चाहिए। डू यू नो अबाउट योर पीओसी, हु इज योर पीओसी? वो आपसे बात पूछेगा। अब आपको पता नहीं क्या पूछ लिया यार इसने। वो आपसे पूछ रहा है कि आपको पता है ना आपको किससे बात करनी है, ये पूछ रहा है वो। ठीक ठीक। व्हाट इफ यू वर्क हार्ड ये जरूरी नहीं है कि वो पीओसी है, प्रूफ ऑफ करेक्टनेस है, बट ये सारा चीज करने के बाद, स्वेट एंड हार्ड वर्क करने के बाद, यू विल फाइंड अप्रोक्सीमेटली 99% बग फ्री and the software does not meet the needs and requirements of the clients. ठीक, this leads us to our next principle. यहीं से हमारा अगला प्रिंसिपल आ जाता है। कौन सा? absence of error policy. ठीक, it is possible that software which is 99% क्या है, bug free, is still unstable. This can be the case if the system is tested नहीं for the, एक शब्द लिखने वाला हूं, इसको बोल्ड कर दे रहे हैं। हाँ, रॉन्ग रिक्वायरमेंट। एक कभी मैंने एग्जांपल दिया होगा साइकिल के पहिए का। रॉन्ग रिक्वायरमेंट ही लेके आ गए आप और खूब कस के टेस्ट करे जा रहे हो, सब चीज़ बढ़िया से अच्छे से करे जा रहे हो, नाप तोल सब एकदम बढ़िया कर ली, लेकिन एरर पॉलिसी यानी कि रिक्वायरमेंट से ही आपकी गलतियां होनी शुरू हो गई और लास्ट तक वो आपका फॉल होता चला जाएगा चला जाएगा। इसका मतलब बिल्ड आपकी स्टेबल नहीं है। ठीक है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज, अभी इसकी इसी पे डिपेंड हो जाएगा कि नया इज नॉट कह रहा है ये कि मोर नहीं, क्या क्या चीज, वो मोर नहीं है, मोर नहीं है वो। ठीक है, वो कह रहा है कि ज़रूरी नहीं है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जो है हमारी डिफेक्ट को फाइंड कर ले और ये हम कह दें कि भैया वो क्या है आपका बग फ्री हो गया, स्टेबल हो गया। ज़रूरी नहीं है, हमें टाइम टू टाइम नीड टू चेक व्हाट एग्जैक्टली बिजनेस कोड, व्हाट एग्जैक्टली बिजनेस रिक्वायरमेंट, व्हाट एग्जैक्टली क्लाइंट रिक्वायरमेंट, व्हाट एग्जैक्टली क्लाइंट एक्सपेक्टेशन, उसको बार 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 समझना पड़ेगा। क्या पता एरर पॉलिसी करते जा रहे हैं, हम नहीं समझेंगे तो हम भी उसी कहते हैं कहावत है, लकीर के फकीर हो जाएंगे, वही आगे करते जाएंगे और कुछ प्रोडक्ट कोई सेंसिबल प्रोडक्ट बन के आएगा नहीं आएगा। क्लियर है? absence of error is a fallacy। इसका मतलब that means finding and fixing, finding and fixing, हेलो इधर यूं पाई में और ओमेगा में बस होने वाली खत्म मेरी तो। इस
लेक्चर आपका हो जाएगा फिर जरूर, ठीक है। फाइंडिंग एंड फिक्सिंग द डिफेक्ट्स। फाइंडिंग फिक्सिंग डिफेक्ट्स, और ये हम बार बार फाइंड कर रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन को एक बार भी ध्यान से देखा नहीं तो वही और एरर पॉलिसी आती जा रही है, आती जा रही है। तो इसको कम करने के लिए, टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ टेस्टिंग स्टेट्स दैट अर्ली टेस्टिंग। छठा नंबर का आ गया, अर्ली टेस्टिंग, ठीक। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में हम जितना जल्द से जल्द हो सके अर्ली टेस्टिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, सो दैट एनी डिफेक्ट्स इन द रिक्वायरमेंट, वही डॉक्यूमेंट में, इन द रिक्वायरमेंट और डिजाइन, या तो रिक्वायरमेंट में हो या डिजाइन में हो, इन अर्ली स्टेजेस, भैया अर्ली स्टेजेस में ही उनको पकड़ लिया जा सके कि बार बार वहीं उसी के ऊपर हम गिरते 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 आगे तक पता नहीं क्या चीज़ बना दें। उससे अच्छा है कि हम डॉक्यूमेंटेशन के टाइम पे ही उसको गो थ्रू यानी कि टेस्टिंग करना शुरू कर दें डॉक्यूमेंटेशन को ही। यहाँ तक किसी को कोई इशू? कितनी जल्दी हमें टेस्टिंग स्टार्टेड कर देनी चाहिए? इट इज रिकमेंडेड, एक सलाह है, दैट यू स्टार्ट finding the bug the moment जब रिक्वायरमेंट डिफाइन करी जा रही थी तभी, जब रिक्वायरमेंट लिखी जा रही थी तभी, जब रिक्वायरमेंट बनाई जा रही थी तभी, ठीक। यहां तक किसी को कोई इशू? लास्ट प्रिंसिपल बचता है अब आपका, कौन सा है? टेस्टिंग इज context डिपेंडेंट, ठीक। the way you test an ई कॉमर्स एप्लीकेशन, मान लो कोई ई कॉमर्स एप्लीकेशन आप चेक कर रहे हो, ठीक। कमर्शियल एप्लीकेशन को टेस्ट करना और ई कॉमर्स एप्लीकेशन को टेस्ट करना दोनों बहुत अलग अलग बातें हैं। कि ऐसा नहीं है कि आपको जो नियम कायदे कानून या जिस तरह की मेंटेलिटी आपने उसमें ई कॉमर्स एप्लीकेशन को टेस्ट करने में लगाई थी वही आप किस में लगा दें, कॉमर्स बेस्ड एप्लीकेशन में। नहीं भाई, दोनों में अलग अलग काम चलेगा, ठीक। इसलिए उसने क्या कहा, टेस्टिंग इज कंटेक्स्ट डिपेंडेंट। मान लो बैंकिंग की एप्लीकेशन आ गई, मान लो सोशल नेटवर्किंग की एप्लीकेशन आ गई, तो वही सारी स्ट्रेटेजी थोड़ी लगाओगे यहाँ पर, यहाँ स्ट्रेटेजी बदल जाएगी। और ये बदल किसके बेस पे रही है? कंटेक्स्ट के बेस पे। किस तरह का कंटेक्स्ट है, किस तरह का डोमेन है, ठीक। कंटेक्स्ट की बात सीधे सीधे डोमेन से कर रहा है वो, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई इशू किसी भी तरह का? जितने भी हमारे डेवलप्ड सॉफ्टवेयर हैं
आइडेंटिकल नहीं है। ठीक, सारे के सारे एक जैसे नहीं है भैया, जितने भी सॉफ्टवेयर हैं सारे के सारे एक जैसे नहीं है, कुछ कुछ अलग है, कुछ की अप्रोच अलग है, कुछ का डिजाइन अलग है, कुछ की फंक्शनलिटी अलग है, किसका डोमेन अलग है, सब अलग अलग है। ठीक, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कह दिया जाए किसी भी पीओसी एप्लीकेशन के बारे में, ठीक, फॉर एग्जाम्पल if you test any POS application at a स्टोर, रिटेल स्टोर, पीओएस मतलब समझ में आ रहा है किसी को भी? हाँ, पॉइंट ऑफ सेल, ये शॉर्ट फॉर्म है। पीओएस एप्लीकेशन मतलब पॉइंट ऑफ सेल। सेल किसी चीज को बेचने वाली एप्लीकेशन, दवाइयों को बेचने की एप्लीकेशन हो सकती है, प्रोडक्ट्स को बेचने की एप्लीकेशन हो सकती है। तो पीओसी एप्लीकेशन को चेक करना, टेस्ट करना इज टोटली डिफरेंट विथ is different than testing an ATM मशीन, है नहीं है भाई? वो वाली एप्लीकेशन तो सेल की बात कर रही है, ये वाली मशीन सिर्फ 4 डिजिट के पिन कोड की, बैलेंस इंक्वायरी की, विड्रॉवल की, इन सब की बात कर रही है। तो अलग अलग एप्लीकेशन, तो सब में अलग अलग कंटेक्स्ट है और इसलिए अलग अलग कंटेक्स्ट के हिसाब से आपकी एप्लीकेशन टेस्ट होंगी। यहाँ तक किसी को कोई इशू चलेगा? ये 7 प्रिंसिपल्स हो गए। यहाँ तक प्रिंसिपल्स की बात खत्म करते हैं। कुछ एक मिथ की बात है, उसे मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा, मिथ वाली बात को आपको समझा देता हूं।